अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, पाकिस्तान में आईटी का और ई कॉमर्स का क्या फ्यूचर है और बिज़नेस में इसका नौजवान नस्ल के लिए क्या स्कोप है। यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स जो अपनी यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेकर मार्केट में आते हैं तो वो कैसे इस फील्ड में एडजस्ट हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ सवालात के साथ आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है आईटी एक्सपर्ट जनाब उबैद अरशद साहब को। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा उबैद साहब, ये बताइए कि आप चूँकि अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं और क्वाइट यंग एज में आपने एक बड़े हाई स्केल पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, तो कुछ उसकी रुदात बताएंगे, आप कैसे इस फील्ड में आए और किस तरह से आपने बिजनेस को डेवलप किया? ओके, सो आई गेस के मैंने जैसे हर एक नॉर्मल बच्चा जो स्टार्ट करता है, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई। मतलब मैंने 16 ईयर्स जो है वो दुबई में स्पेंड किया। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान में आया, सो व्हाट आई सॉ के कोई नॉर्मल डिग्रीज उस तरह हो रही है, मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस पर। तो बट आई न्यू दिस थिंग कि मैंने कुछ ना कुछ करना है और मेरे अंदर वो एग्जीक्यूशन या वो हसल जो है वो एग्जिस्ट करती थी। सो बैक इन 2013-14 मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर वाला कोई एरिया है, बट उस वक्त उसमें इतनी लर्निंग नहीं थी, उसका इतना एक्सपोजर नहीं था, वो बड़ा एक लिमिटेड विंडो थी उसकी, तो उसको एज अ प्रोफेशन कोई भी नहीं देखता था तब। बट मैंने एक वेंचर किया बैक इन 2013-14 और मज़ा तो उसमें आ रहा था, लेकिन इतने उसमें रिटर्न नहीं था या उसकी जो स्टेबिलिटी है या सस्टेनेबल मॉडल नहीं था। फिर बैक इन में अगर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर बात करूं तो बैक इन 2016 जब मैंने सैफायर को एज अ ब्रांड ज्वाइन किया, सो आई सॉ कि उसमें एक ई कॉमर्स की स्ट्रीम है जिसमें ऑनलाइन वेबसाइट बन रही है, प्रोडक्ट उसमें पॉपुलेट हो रही हैं और उसमें कंज्यूमर आ रहा है और वो बाइंग हो रही है। तो वहाँ पे जिस स्केल पे हमने उसको रिस्पॉन्स देखा फ्रॉम द मार्केट और जो कंज्यूमर का, कि अच्छा जो कपड़ा एक फील के साथ बिकना चाहिए और जो लोग आउटलेट्स पे जाके लेते हैं वो अब ऑनलाइन बैठ के ले रहे हैं। सो वहाँ पे ये चीज़ क्लिक की कि दिस इज गोइंग टू बी बिग, सो वी कैन बी द पायोनियर ऑफ द मार्केट। और मैं शायद इस इंडस्ट्री से अपनी वाबस्तगी इस तरह रख लूं कि मुझे इसका एक एक एंड जो है वो समझ आना चाहिए, क्योंकि उससे पहले मैं हबीब बैंक में भी जॉब कर चुका था एज अ कैश टेलर। उसके से बाद मैंने अपने 1-2 वेंचर्स भी किए थे और उसके बाद में जो है वो 1-2 जॉब्स भी मैंने की थी, मतलब कुछ बैंकिंग सेक्टर में, कुछ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, और जो बिजनेस मैंने किए थे वो ये एक रेस्टोरेंट ओपन किया था। फिर उसके बाद मैंने लॉजिस्टिक साइड पे भी काम किया था। जब यही सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट हो रहे थे सैफायर में और ऑनलाइन के साथ, तो वो आई गेस मेरी लाइफ का जो है ना वो गेम चेंजिंग मोमेंट था, जिससे जहाँ मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि ये बहुत अर्ली स्टेजेस पे है। अगर आज ही मैं इसके साथ एसोसिएट हो जाता हूँ, सो देन आई कैन गो बिग और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। तो वो जो पूरी जर्नी है उसमें ई कॉमर्स का आना, उसमें फिर मार्केट को ई कॉमर्स सिखाना, टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाना। सो वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर द मर्चेंट, के मर्चेंट्स के लिए बताना, कि ब्रांड्स को बताना कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे ऑप्ट करनी चाहिए, आपके पास राइट्स होने चाहिए, क्रेडेंशियल्स आपके होने चाहिए। सो वो थ्रू आउट जो जर्नी थी ना 2016 से, अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो आफ्टर 2017 92% ग्रोथ हुई, 2018 में फिर इसी जो है वो पीक पे रहा ई कॉमर्स, और देर एंड देन ग्रोथ करता रहा, एक बिग मार्केट बनती चली गई। और स्पेशली जब कोविड आया तो पीपल गॉट टू नो कि यार हाँ, दिस इज वन ऑफ द चैनल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हुआ। तो आप समझें कि उस कोविड की वजह से वो चीज़ जो 5-10 साल बाद ग्रेजुअली ग्रो करके जाती, वो एकदम से उसको बूम मिल गया और अब वो एक ऐसा चैनल बन गया है कि जो ग्रोथ पे है। और रिटेल की अपनी इंपॉर्टेंस एग्जिस्ट करती है, जो फिजिकल आपका दिख रहा है, जितनी आउटलेट्स वगैरह हैं या ऑनलाइन जितनी भी आपकी रिटेल साइड की बाइंग है, लेकिन ऑनलाइन पे ग्रोथ ज़्यादा है, उसके ओवरहेड्स कम है, ठीक है, उसमें सस्टेनेबिलिटी का मॉडल ज़्यादा है, उसकी ज्योग्राफिकल कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन टेस्ट एंड ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, देन यू हैव अ मैसिव डेटा टू प्लान एंड टू एग्जीक्यूट लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये वो सारी मेरी जर्नी थी जिस चीज़ पे मैं यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, हर मुल्क का, हर कौम का एक माइंडसेट होता है। पाकिस्तानी माइंडसेट ये है कि हम जब तक फिज़िकली चीज़ को देख ना लें, हाथ ना लगा लें, तो हमें ख़रीदने में मज़ा नहीं आता।
तो ऑनलाइन जब लोग परचेजिंग करते हैं तो उनके एक्सपेरिमेंट्स कैसे रहते हैं? मतलब वो मायूस होते हैं, मुतमईन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं? अच्छा देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, आज से 4-5 साल पहले आपका जो बायर है वो उतना सेटिस्फाइड नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ऑर्डर प्लेस होता था, प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही नहीं होती थी, सॉरी प्राइसिंग नहीं, प्रोडक्ट की पिक्चर्स इमेजेस ठीक नहीं होती थी, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन गलत लिखी होती थी, साइज मंगवाया कुछ और गया कुछ और, फिर ऑर्डर आने के बाद लोगों के पोर्टल डाउन हो जाते थे, ऑर्डर नहीं मिलते थे, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक के थ्रू जब ऑर्डर जाता था तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। स्क्रीन में कलर्स कुछ और शो होते थे, रियल में कुछ और जाते थे, और इसी तरह कि जब कोरियर के थ्रू जाता था तो 15-20 दिन ऑर्डर नहीं मिलता था। ये वो, और फिर कुछ है कि कुछ ब्रांड ऐसे थे जो शेडी ब्रांड्स थे, ठीक है, जैसे उसमें मंगवाया कुछ और दे ही कुछ और दिया, ठीक है, या कम दे दिया, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे इस इंडस्ट्री में। बट आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह पाकिस्तान का ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है और ग्रो किया है, तो इतनी इटसेल्फ टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग, इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम हो चुका है। और स्पेशली कोविड में, जबकि उसकी रीज़न ये थी सर्वाइव करना ही इम्पॉसिबल था अगर आपका ऑनलाइन चैनल नहीं होता था। तो इससे हुआ क्या कि आपकी मार्केट की जो ग्रोथ है वो पैराडाइम शिफ्ट हो गया, तो जिस वजह से अब उतने चैलेंजेस नहीं है जितने पहले थे। तो अब कस्टमर ट्रस्ट करते हैं, वो ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, क्योंकि देखें एक और फैक्टर भी तो है ना कि आपका जो एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है, ऑब्वियसली आपकी पेट्रोल, आपका फ्यूल जितना, ये भी तो एक्सपेंसिव हो गया। तो अगर आपने घर से बाहर निकल के कोई चीज़ परचेज करने जाना है तो उसमें वो कॉस्ट भी ऐड हो रही है। यही अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो कॉस्ट उसमें ऐड नहीं हो रही। फिर हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स जिनकी एक सर्टेन क्रेडिबिलिटी है, जिनकी एक रिप्यूट है, और लोगों के पास, ब्रांड्स के पास लॉयल कस्टमर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है, फीडबैक है, रिव्यूज हैं, जिस वजह से नाउ पीपल आर ओके टू बाय। सोशल मीडिया ने भी उसमें एड अप किया है, यानी लोगों के जो कमेंट्स हैं और फीडबैक है, लोग ब्लंटली अब कुछ भी कहना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं, या उनके साथ कोई बेटर एक्सपीरियंस हुआ है या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो फेसबुक को, ट्विटर को, बाकी जो सोशल मीडिया के एस्पेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग द यूट्यूब, वो उसको यूज़ करते हैं। देखें जो सोशल मीडिया है ना आपका, वो इट्स समथिंग कि वो पूरी कम्युनिटी है, उसमें ब्रांड के पेजेस के ऊपर रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं, कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। अगर आपने कुछ खरीदना है तो आप एक एग्जांपल XYZ ब्रांड में जाते हैं, आप नीचे 50 कमेंट्स होते हैं, उस पर लोगों ने वेबसाइट पे रिव्यूज़ डाले होते हैं, लोगों ने डिफरेंट पेजेस में रिव्यूज़ डाले होते हैं, तो वहीं से वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है। जब वहाँ से वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है तो वो उसमें एक एंड कंज्यूमर को इस चीज़ की नॉलेज होती है, या ये चीज़ पता चलती है कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो सोशल मीडिया ने तो ऑब्वियसली आपको पता है लोगों को कनेक्ट किया घर बैठे बैठे, और सोशल मीडिया को जिन लोगों ने अडेप्ट किया, जो उसकी पॉजिटिव साइड है वो ये है कि आपसे कुछ छुप नहीं सकता। एक और दूसरा, आपको जिस चीज़ को सर्च करना है, आपको गूगल भी इस पर सपोर्ट कर रहा है, आपको फेसबुक भी सपोर्ट कर रहा है, इंस्टाग्राम भी सपोर्ट कर रहा है, जितने भी डिफरेंट चैनल हैं। तो इनकी पॉजिटिव साइड है वो यही है कि जो आपको घर बैठ के अगर आपको बाइंग करनी है, तो अगर आपको स्टडी करनी है तो आप इनसे स्टडी करके वो रेलिवेंट इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, एक वक्त था कि जब ये समझा जाता था कि बग़ैर किसी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के और यूनिवर्सिटी डिग्री के आप ई कॉमर्स की फील्ड में स्टेप इन नहीं कर सकते, लेकिन अभी फील ये होता है कि लोग शॉर्ट कोर्सेज करके और कुछ बेसिक नॉलेज लेके, तो जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है उसके थ्रू एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो आप चूँकि प्रैक्टिकली इस फील्ड के अंदर हैं, तो क्या आप समझते हैं कि डिग्रीज़ के मुकाबले में, यानी डिग्रीज़ बाहर से ज़रूरी हैं, लेकिन उनके मुकाबले में आपकी जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है वो आपको ज़्यादा बेहतर सिखाती है? ओके, सो आई गेस मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैंने जितनी मेजॉरिटी देखी है अपनी सराउंडिंग में, डिग्री है ही नहीं पाकिस्तान में। टिल डेट पाकिस्तान में कोई प्रॉपर डिजिटल या ई कॉमर्स की डिग्री नहीं एग्जिस्ट करती। ये जितना लोगों ने सीखा है वो लोगों ने सीखा है शॉर्ट कोर्सेज से, टूल्स ऑपरेट करके, या यूट्यूब से या यूडेमी से, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो शॉर्ट कोर्सेज की कराती है उनसे सीखा है। प्लस फिर जो लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने वो चैलेंजेस देखे, उन्होंने वो फर्स्ट मूवर बने और उसका उनको एडवांटेज हुआ। तो आई गेस वो एक चीज़ होती है ना कि
कोई भी प्लम्बर किसी उस्ताद के साथ रह के शागिर्द बन के प्लम्बर बन जाता है, जरूरी नहीं है कि हर प्लम्बर कोर्स करके वो प्लम्बर बनता है। तो वो एक मार्केट में जो वो चेन्स कनेक्ट हुई है ना, वो इस तरह भी हुई हैं कि जब ई कॉमर्स पाकिस्तान में इवॉल्व होना शुरू हुआ, या जब वो ई कॉमर्स मार्केट में आया, तो एक हेड था, उसने 2 बंदे रखे, उनको ट्रेन किया, फिर 2 ने आगे और 10 को ट्रेन किया, फिर उन्होंने ग्राउंड पे काम किया, उनकी वो जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का उनको एडवांटेज हुआ, फिर साथ साथ उन्होंने कुछ थ्योरी पढ़ी, कुछ प्रैक्टिकल देखा, गूगल पे सर्च किया। तो एक सेल्फ लर्निंग का जो मॉड है वो अवेलेबल रहा है हमेशा से। और जैसे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ रहा था कि ग्लोबली पाकिस्तान है वो 4th नंबर के टैलेंटेड लोगों में आता है। सो आई गेस ये एक फैक्ट है। और फिर इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें मोर देन 45-50% टिल यूथ है। तो यूथ होने का एक एडवांटेज ये होता है कि उसमें उनमें हसल ज़्यादा होती है, उनमें चीज़ों को एक सर्टन स्ट्रक्चर्ड वे में तो लर्निंग नहीं हो रही, लेकिन एटलीस्ट कुछ करने की जो चाह है या कुछ सीखने की जो चाह है, उस वजह से मुझे लगता है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में ई कॉमर्स ने बहुत ग्रो किया है, और उसमें फिर बहुत से स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो पायोनियर है, जिसने आज से 5 साल पहले ई कॉमर्स में स्टेप इन किया था, आज वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, और वो चीज़ों को बड़ी अच्छे वे में लेके चल रहा है। उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी नॉलेज है, और वो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकता है, वो लोगों को ट्रेन कर सकता है, वो ऑनलाइन पे गाइडेंस दे सकता है। तो ये सारा फैक्टर तो एग्जिस्ट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं उनमें जो लोकल बिजनेस है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, या इंटरनेशनल मार्केट जो है वहाँ से हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं? अच्छा देखिए, दुनिया का ना जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हम बड़े अफोर्डेबल हैं। उसकी बहुत सी रीजंस है। पहली बात तो ये है कि हमारी यहाँ जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है वो 40 लाख लोगों की है, ठीक है। उसके बाद ये कि हमारी यहाँ पे जो कंप्लाइंसेस हैं या जो टैक्सेशन है वो उसमें बड़ी ओपननेस है अभी, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा जो है टाइटली ग्रिप्ड नहीं है लोगों के लिए। तो जिस वजह से हम बड़े अफोर्डेबल पड़ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं टू दी इंटरनेशनल मार्केट, जिस वजह से ज़्यादा फोकस जो होता है वो होता है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान से काम कैप्चर करने का। क्यों? क्योंकि उसमें ROI अच्छा है, उसकी बिलिंग बेटर है, उसमें आपको कैश फ्लो के इतने चैलेंजेस नहीं है, कमिटमेंट के इतनी चैलेंजेस नहीं है, और वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड है। फिर इसके बीच में जो प्लेटफॉर्म आ गए जो फ्रीलांसर्स को हेल्प करते हैं, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, इस तरह के, और तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न बन जाता है कि जिसके पास स्किल सेट डेवलप होता है वो वहाँ पे अपनी गिग बनाता है, वो वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाता है, फिर वो वहाँ पे बिडिंग करता है। तो एक वो सॉर्टेड और एक स्ट्रक्चर्ड वे है। अच्छा, विद इन पाकिस्तान कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन उसमें उतना ज्यादा काम अभी नहीं है क्योंकि रिटर्न बहुत कम है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस, जो बिलिंग अमाउंट है वो लेस है, और जिस वजह से पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा काम जो हो रहा है वो भी एजेंसीज या लोकल कंपनीज करती हैं, बट उनका प्रेफर्ड जो मार्केट है वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान ही है। मतलब डिफरेंस ये भी है कि एफर्ट तो सेम लाइक लगनी है प्रोजेक्ट्स में, लेकिन पाकिस्तानी रुपयों में इधर से पे होना है, उधर से डॉलर्स में पे होना है। अच्छा, इसमें कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। समटाइम्स टेक्नोलॉजी की एफर्ट से ज्यादा होती है रिलेशनशिप मैनेज करने की एफर्ट। जो रिलेशनशिप मैनेज करने की एफर्ट है ना वो पाकिस्तान में ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल क्लाइंटेल, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंटेल को आपके साथ स्कोप को लॉक करना आता है, एक ऑर्गेनाइज वे में चलना आता है, वो जो कम्युनिकेशन के मीडियम है उनको फॉलो करना आता है। पाकिस्तान में आज भी कहीं ना कहीं वो माइंडसेट है कि जिसने पैसे दिए और जिससे काम करवा रहा है वो कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लॉइट कर जाता है, या वो कहीं ना कहीं अपने आप को उससे सुपीरियर समझ जाता है, क्योंकि इसको मैं काम दे रहा हूँ, इसको मैं पैसे दे रहा हूँ। तो वो चैलेंज है ना रिलेशनशिप मैनेज करने का, या रिलेशनशिप को बड़ी ही एक सॉर्टेड ग्राउंड्स पे रखने का, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में वो बैरियर क्रिएट करता है। और जो ऑलरेडी आपने बोल दिया कि काम तो सेम ही करना है, तो अगर वेस्ट मार्केट होगी तो आपको ज़्यादा मिलना है एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनमें से अक्सर को ये प्रॉब्लम पेश आता है कि पाकिस्तान में चूँकि पेपल और इस तरह के जो मनी ट्रांसफ़र के अकाउंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो लोगों को फिर उसमें ट्रेडिंग में थोड़ी इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते हैं। इसकी थोड़ी वजाहत आप करेंगे? अच्छा देखिए, उसमें ऑब्वियसली यही है कि हमारा जो अभी स्टेट बैंक है या फाइनेंशियल सिस्टम है या जो ओवरऑल हमारी इकॉनमी की कंडीशन है, उसमें बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पेपल यहाँ पे अलाउ या इनेबल नहीं होना फ़िलहाल तक। तो
उसमें बिल्कुल ये चैलेंजेस हैं, क्योंकि उतना सीमलेस डिजिटल कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी उस तरह से बैंकिंग सिस्टम नहीं है। हैं उसमें वो कुछ सर्टन लिमिटेशंस हैं। पायोनियर कोई लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उधर अकाउंट खुलवा लेते हैं और कुछ इधर बैंक ट्रांसफर्स करवा लेते हैं। तो आप समझ लें कि यस हो तो रहा है, काम तो चल रहा है। हालांकि ये देखा जाए तो ये सारी वो एक्सपोर्ट है जिस पे पाकिस्तान रिलाय करता है, जिस पे पाकिस्तान ने ग्रो करना है, और उसमें जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो IT की ही एक्सपोर्ट्स पे आ रही है। बट टिल डेट हमारी जो आई गेस गवर्नमेंट है, दे आर अनेबल टू एड्रेस दिस मेजर इशू। जो कोशिश बहुत दफ़ा की है आई गेस मिनिस्ट्रीज़ ने भी, सारों ने, बट फिलहाल तक तो कोई इतना कोई इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं या लोकली हम लोग खुद इसको प्लान नहीं कर पा रहे? अच्छा, आई गेस दोनों हैं, क्योंकि हमारी जो करंट कंडीशन है उस पे उसकी भी जो कुछ कंप्लायंसेस वगैरह वो हम मीट नहीं करते। हमारी टेक्नोलॉजी उतनी सॉर्टेड और साउंड नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारी वो IMF हमारा प्रोग्राम है और जो इकॉनमी की कंडीशन वगैरह है, जिस वजह से पेपाल को इस मार्केट साइज में इतना इंटरेस्ट दिखता नहीं है अपेरेंटली। जितना भी मेजर इंटरेस्ट है वो एशिया, मिडल ईस्ट, इन जगहों पे जाता है, लेकिन एक कंट्री ऑलरेडी जो काफ़ी कर्जों में और उस सारी चीज़ों में, तो एक वो मसला है। दूसरा फिर ये कि उसको कंट्रोल करना, उसकी कंप्लायंस को कंट्रोल करना। स्टेट बैंक भी इस चीज़ में अभी तक उस तरह की कोई टेक्नोलॉजी या उस तरह से कोई चीज़ें अपेरेंटली कुछ पॉजिटिव स्टेप्स, जो कोशिश शायद सारों की होगी लेकिन अभी तक क्रैक नहीं हो सका, ये तो कंफर्म बात है। हालांकि जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है या जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, उनको ईज़ देने के लिए ये एक्सपोर्ट्स डबल ट्रिपल हो जाती है। क्योंकि एक और बड़ा जो है वो कड़वा सच कह लें या फैक्ट है कि जब लोग इन मसलों से जाते हैं तो लोगों ने अब क्या किया है, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ ने बड़ी ईजीली बिजनेस रजिस्टर करना और अकाउंट इनेबल करना अलाउ कर दिया है। तो सपोज अगर मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो मैं UK में और US में यहाँ बैठ के कंपनी खोल सकता हूँ, वहाँ पे बैंक अकाउंट ले सकता हूँ। अच्छा। और वहीं पे अपने डॉलर रख सकता हूँ, वहीं पे अपने पाउंड रख सकता हूँ, डिफरेंट करेंसी में। तो उसकी बहुत ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान में आए। जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है इट विल गेट मोर बेटर। सो इस चीज़ पे तो बिल्कुल गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो ऑलरेडी बड़ी लो साइड पे रहती हैं। ठीक है, तो ये जितनी ज़्यादा ट्रेड होगी, जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी और जितना ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान में गिरेगा, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इट्स समथिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अभी लोग कर रहे हैं, मैं बड़ी कम्युनिटी में बड़े लोगों को देख रहा हूँ। क्योंकि देखें, एक तो है कि मुल्क के लेवल पे आपने सोचना है, एक अपने इंडिविजुअल लेवल पे सोचना है। अगर आप अपने मुल्क के लेवल पे भी सोच रहे हैं बट आपके लिए वो रूम एग्जिस्ट नहीं करता या आपके लिए वो ईज एक्सेस नहीं करती, तो फिर लोगों ने तो बाहर जाके अकाउंट्स खुलवाने हैं, लोगों ने वहाँ पैसे रखने, जिसके इवेंचुअली डैमेज है पाकिस्तान को। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया में ज़हानत के एतबार से चौथे नंबर पे हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में, ई-कॉमर्स में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका पाकिस्तान की कंपनियों पे ट्रस्ट करने की क्या रेशो है? देखिए, जो तो आपकी मेजॉरिटी, अगर आप बात करें कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उनका ट्रस्ट फैक्टर पाकिस्तान में वो वेरी करता है। जो बाहर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो पाकिस्तान का प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं। हम देखें फॉर्च्यून 500 हो गया, ये हमारे कोई भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड नहीं है। ठीक है, जैसे वेस्ट साइड के हैं, मिडिल ईस्ट के अपने ब्रांड्स होंगे कुछ, तो हमारा कोई वी आर वेरी वीक इन बिल्डिंग अ ब्रांड विच कैन गो ग्लोबल। ठीक है, तो हमारे मोस्टली जो लोकल ओरिएंटेड ब्रांड्स हैं, अभी तक हम उस चीज़ में भी वीक है। ठीक है, कि हमें प्रोडक्ट को, क्योंकि देखिए वो जो मुझे लगता है कि 4th नंबर पे हम टैलेंटेड आते हैं ना, वो हम इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं ना, इट डज नॉट मीन वी नो हाउ टू पैकेज द प्रोडक्ट, हाउ टू ब्रांड a product, to understand the culture of a different country where you want to grow। सही है, मुझे लगता है वो जो एक एस्पेक्ट है ना, वो अभी भी कोलैबोरेट करके ग्रो करने का, डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपेंड करना, वो बड़ा रेयर है, बहुत मिनिमम है। मतलब आप खुद देख लें कितने ऐसे ब्रांड हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के बाहर जाके ग्लोबल लेवल पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, दे आर वेरी रेयर। सही। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में हम अमूमन सुनते हैं बैंकों से चूँकि ज़्यादा वास्ता पड़ता है, तो समटाइम्स ट्रांजैक्शन लीक हो जाती है और ट्रांजैक्शन जो है आपके अकाउंट में से अचानक पैसे निकल जाते हैं। तो ई कॉमर्स की फील्ड में हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या साइबर सिक्योरिटी से जो जुड़े इश्यूज़ हैं उनमें हम स्ट्रेंथन हैं इतने कि हम अपने मामलात को संभाल सकें? ओके, आई गेस कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि अभी तक हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे उतना एडवांस लेवल पे काम नहीं किया हुआ। ठीक है,
डेटा से रिलेटेड बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी कंप्लायंसेस या हमारी अपनी कोई बॉडी होनी चाहिए जो हर बिजनेस पे इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करवाए कि उन्होंने डेटा को मैनेज किस तरह करना है, सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करना है, कोई भी सिस्टम जो है वो वायलेट कैसे ना किया जा सके। हाँ, बैंकिंग ऐप्स जो है वो आपकी वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर तो होती हैं, और उसमें अभी जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। तो रिलेटिवली कोई भी टेक्नोलॉजी 100% पे तो नहीं स्टैंड कर रही होती, बट दे आर वे मच बेटर देन व्हाट अदर बिजनेसेस आर डूइंग। और बाकी जहाँ तक बात है कि आपकी फ्रॉड्स की या जो आपके स्कैम्स की, वो तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से आजकल उसके चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे सिस्टमैटिकली वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। इफ़ वी टॉक अबाउट द बैंक, सिस्टम सिक्योर है, सिस्टम सिक्योर है, सिक्योर है। जो भी आप सुनते हैं, जैसे अगर आप मोबाइल ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें वो काफ़ी हद तक चेक्स और वो सारी चीज़ें हो गया। वो एक लेमैन के लिए बहुत आसान नहीं है, या वो ऐसा नहीं है कि किसी को कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो वो उसको हैक कर सकता है, या वो उसको उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकता है, या वो उस पर उसको टेम्पर कर सकता है। दिस इज समथिंग कि वो बहुत हाई एंड हैकर्स हों या बहुत कोई प्रो लेवल के लोग हों तो वो शायद जा सकते हैं, हर बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो आम आदमी के साथ फ्रॉड हो जाता है कि जी आपके मोबाइल पे ही मैसेज आया, मुझे काइंडली आप प्लीज़ वो कोड बता दें, और फिर उनके अकाउंट से कुछ पैसे ड्रॉ हो जाते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है? देखो, उसमें 2-3 मॉडल्स हैं कि जब एक बंदा किसी के अकाउंट पे लॉगिन कर रहा होता है ना, तो वो नंबर डालता है उसका, और लॉगिन करने के लिए वो उसको फ़ोन करके बोलता है कि मैं बात ही उधर से कर रहा हूँ जैस कैट से, देखिए आपको कोड आया होगा। तो उसको लगना शुरू कर देता है वो, अच्छा ये तो बैंक ही है, क्योंकि इसी को पता है कोड आया, वाकई कोड आया हुआ है, तो वो ट्रस्ट कर लेता है। हालांकि वो कोड इसलिए आया हुआ है क्योंकि वो आपका क्रेडेंशियल आ रहा था, उसके पास वो कोड ही तो नहीं था, तो आपने कोड दे दिया। तो मैंने कहा ना, वो ह्यूमन एरर है। या कोई भी इस तरह की कॉल आए, इवन के देखें ना, अब इसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको बैंक मैसेज भी भेजता है और कॉल पे भी कहता है कि भाई हम इस नंबर से कॉल बैक भी नहीं करते, या हम आपके इससे जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या जो आपकी जो आपकी पासवर्ड्स हैं, पिन कोड्स हैं, ये हम आपसे नहीं मांगते, आप हमें मत दें। तो वो लोग जो हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनकी एडुकेशन नहीं हुई भी उस चीज़ पे, वो फिर इस चीज़ में बेचारे फंस जाते हैं और उनका अकाउंट कहीं और बैठ के एक्सेस करवा लिया जाता है, उन्हीं को बेवकूफ़ बना के, और फिर उसको जो है ना मिस यूटिलाइज कर लिया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो लोकल बिजनेसेस हैं या स्टार्टअप्स हैं या मकामी जो हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, उनके अंदर ई कॉमर्स या जो डिजिटल या सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसका ट्रेंड कितना है? यानी लोग इसकी अहमियत को तो अब समझने लगे हैं, लेकिन वो कितना इसको अडॉप्ट करते हैं, इस पे कुछ आप रोशनी डालें, चूँकि आप प्रैक्टिकली ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, आई गेस कि जो ऑनलाइन ड्रिवन ब्रांड है उसको तो आपकी डिजिटल मीडिया पे रिलाय करना है, और वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर रिलाय कर रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलाय कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी 80-90% सेल जो है वो मोरलेस हर ब्रांड की जो है वो डिजिटल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, स्नैपचैट, इन्हीं प्लेटफॉर्म से ड्राइव होके आ रही है। सो आई गेस इसकी एडेप्शन तो बहुत ज़्यादा है। यू कैन नॉट रन अ ब्रांड इफ़ यू डू नॉट हैव दैट आइडिया that you need to spend on the marketing platforms like Facebook, YouTube, Google Ads और जैसे मैंने कहा स्नैपचैट वगैरह। तो ये तो है, ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग। तो जब आप ऑनलाइन स्टोर रन करते हैं तो आपको जब मैसेज को कनेक्ट करना होता है या आपको डिजिटली रीच करना है ना लोगों तक, आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाएं और आप 5 बंदे कराची रख लें, 5 बंदे आप उकाड़ा में रख लें और जिनको आप बोलें, जो जाके बोले हमारी ऑनलाइन ऑर्डर वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करो। तो आप चाहते हैं कि आप उनको डिजिटली कनेक्ट करें, क्योंकि वो मोबाइल पे वेबसाइट खोलेंगे तो मोबाइल पे सोशल मीडिया के ऐप्स खोल रहे हैं, तो यू वांट कि वो सोशल मीडिया के ऐप्स पे प्रोडक्ट को देखें, उनकी अवेयरनेस हो, जो भी कंसल्टेशन वगैरह, और वहाँ से वो क्लिक करके वेबसाइट पे आ जाए। तो उसमें तो अडेप्शन बहुत ज़्यादा है जो ऑनलाइन पे। अच्छा, ई कॉमर्स की जो एडवांसमेंट है उसमें हमारा जो सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, इसका इस वक्त कितना किरदार अहम हो चुका है? इसी का किरदार है। आज भी देखें जो मेजॉरिटी ब्रांड्स हैं उनकी जो ऑनलाइन शॉपिंग है 98% मोबाइल से ही हो रही है। अच्छा, हाँ, 98% से 1-2% है जो डेस्कटॉप या किसी गैजेट से, आई गेस टैबलेट्स वगैरह से हो रही है। जो प्राइमरी मीडियम फॉर शॉपिंग है दैट्स ऑलवेज मोबाइल। और आपकी इंटरनेट की लेटेंसी बेटर होना, आपके इंटरनेट की रीच होना, उसके बाद आपका मोबाइल होना, और उस तो जो कंटेंट आपको डिस्प्ले होता है ई कॉमर्स में, वीडियोस हो रही हैं, इमेजेस हो रही हैं, तो वो आपके इंटरनेट की वजह से आपको और मोबाइल के कॉम्बिनेशन से
आपको बेटर वे में दिख रही होती हैं, तो आपका दिल करता है लेने का। आपकी लो टाइम जो है वो बहुत कम होते हैं। ऑब्वियसली उसमें टेक्नोलॉजी भी एक पार्ट प्ले करता है कि बनाने वाले को भी उसमें किरदार होता है, लेकिन उसमें जो रीच होनी है या जो स्किल हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे लास्ट 2 years में हमारी इंटरनेट पेनिट्रेशन भी लाइक 20-25% जो है वो इंक्रीज कर गया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ। आई गेस इसमें अभी ये 10 times बेटर होगा विद इन लाइक नेक्स्ट 2 to 3 years, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, जो नीड है इस वक्त मार्केट की। अच्छा उबैद साहब, ये बताइए कि जो हमारे नए नौजवान मार्केट में आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से फारिग होके, तो उनको आप क्या रहनुमाई देना चाहेंगे कि वो फील्ड में जब आएँ तो वो कहाँ से इसको सीखने का आगाज़ करें? देखिए, अब मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, वहाँ पे भी टॉक देता हूँ और जाना जाता हूँ। ये क्वेश्चन वो है जो बहुत ज़्यादा आता है। आई गेस के CS की फील्ड में अप्रॉक्स 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ईयरली ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, जिनमें से 10% हैं जो रेलिवेंट टू द फील्ड में अपनी रेलिवेंट फील्ड में आते हैं और अकोमोडेट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए 2-3 स्टेप्स तो बड़े बेसिक्स हैं कि एक तो ये कि वो 3rd के 4th सेमेस्टर के बाद जो है ना वो प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें। प्रैक्टिकल वो नहीं जो यूनिवर्सिटी में होता है, प्रैक्टिकल वो जो मार्केट में होता है, ठीक है। मार्केट के साथ कनेक्ट करना शुरू करें, उधर लर्निंग करना शुरू करें, जो थ्योरी सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें और जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसकी थ्योरी ढूंढ लें ताकि उसकी स्ट्रक्चरिंग पता चले, ठीक है। तो दे नीड टू बी इन द मार्केट, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जिस तरह से बड़ी फास्ट पेस पे मार्केट ग्रो कर रही है, स्पेशली टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स की, और जो जॉब की नेचर है वो बड़ी डिफरेंट होती चली जा रही है। जैसे AI भी मार्केट में आ रही है जिस वजह से बहुत सी जॉब्स ऑब्सोलीट हो रही हैं, लेकिन बहुत सी जॉब्स न्यूली क्रिएट भी हो रही है, ठीक है। सो इफ दे विल बी इन द मार्केट, सो उनको आइडिया होगा कि उनकी करंट पोजीशनिंग क्या है। अगर वो 8 सेमेस्टर तक वेट करेंगे सो वो ब्लैंक हो जाएंगे। जब वो मार्केट में जाएंगे उनको टाइम लगाना पड़ेगा, जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा कि यार मैंने तो डिग्री भी कर ली और अभी भी मेरा कोई जॉब नहीं है, या मैंने डिग्री भी कर ली मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, मुझे कोई हायर नहीं कर रहा। तो उसकी रीज़न ये है कि जब आप मार्केट से बहुत ज़्यादा आउट हो गए तो अभी जो पैराडाइम पूरा शिफ्ट हो रहा है इस तरह दुनिया का, मार्केट का, और स्पेशली टेक्नोलॉजी और की फील्ड में, या जो ये हमारा IT का सेक्टर है, इसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस में जाना चाहिए, मल्टीपल इवेंट्स में जाना चाहिए, मल्टीपल जो ऑनलाइन में रिसोर्सेज हैं उनसे लर्निंग करनी चाहिए, कौन सी नई फील्ड आ रही है, कौन सी नई चीज़ में वो अच्छे हैं, और वो अपनी एक नीश या अपनी एक जो फील्ड है उसको नैरो डाउन करें, उसको आइडेंटिफाई करें कि वो क्या बन सकती है, वो किस चीज़ के लिए बने, उनका पैशन क्या है। क्योंकि आई कैन से दिस थिंग विद अ गारंटी कि जब आप डिग्री करके आओगे यू शुड नॉट हैव दैट फीलिंग कि कोई फूलों की माला लेके आपका स्वागत करने के लिए वेलकम करेगा, क्योंकि मार्केट बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली एक दो ही सेक्टर हैं जिसमें ग्रोथ है या जिसमें जॉब्स आ रही हैं या आपकी यूथ को अकोमोडेट किया जा रहा है, तो उसमें कंपटीशन भी उतना तगड़ा है। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अपने आप को यूनिवर्सिटी लाइफ में ही इतना बेटर कर लो कि यू नो कि वंस डिग्री कंप्लीट हो तो अगर उस सराउंडिंग में उस एरिया की एक भी जॉब है ना तो वो एक जॉब आपको मिले, तो आपको इस तरह फाइट करनी पड़ेगी। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि आपका आना जाना है, आपने बताया कि आप वहाँ पे टॉक्स के लिए जाते हैं, तो यूनिवर्सिटियाँ भी क्या इस पहलू पे सोचती हैं कि हम जो कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं उन कोर्सेज़ के थ्रू बच्चों को मार्केट में जाके जॉब्स नहीं मिलती, तो क्या वो अपने कोर्स करिकुलम और उसकी जो थ्योरी और प्रैक्टिकल की जो परसेंटेज है इसको कहीं शिफ्ट करने पे कहीं आमादा नज़र आते हैं, या हायर एजुकेशन कमीशन के चूँकि वो ताबे हैं तो उन्हें वही कोर्स आउटलाइन पढ़ानी है जो अगले 10 साल तक भी अगर रिव्यू ना हो तो वो वही पढ़ाए चले जाएंगे? अच्छा देखिए, इसमें जो पॉइंट है वो है कि HEC जो है ना वो कुछ सर्टन सब्जेक्ट और कुछ सर्टन कंट्रोल्स अपने पास रखता है, ठीक है, और वो कुछ क्रेडिट आवर्स जो है उसने अपने पास रखे हुए हैं कुछ सर्टन सब्जेक्ट्स के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोग्राम को टोटली कंट्रोल करता है, ठीक है। उसमें जो आपके नॉमेनक्लेचर है उसके अंदर जो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ा सकते हैं, जैसे इस्लामियात हो गया, पाक स्टडीज़ हो गया, और वो कुछ सर्टन टाइम पीरियड में पढ़ाने हैं, वो उनकी तरफ से वो मैंडेटरी है और वो स्टूडेंट्स को करवाना है। लेकिन मेजर पोर्शन तो अपने टेक्निकल कोर्सेज ही पढ़ते हैं। मेजर पोर्शन। अब मसला ये है कि एक यूनिवर्सिटी के लिए इट्स हेल
ऑफ अ टास्क, इट्स डिफिकल्ट। और ये पूरी चीज़ों को रिवैम्प करना, कुछ चीज़ों को बिल्कुल डिमोलिश करके न्यू वे में प्लान करना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर भी रही हैं। जैसे एक दो प्रोग्राम का मैं एक दो यूनिवर्सिटीज़ में पार्ट रहा हूँ कि वो BS इन डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं, BS इन ई-कॉमर्स इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं। दे आर गेटिंग दैट फीडबैक फ्रॉम द मार्केट कि भाई जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो मार्केट में नहीं लग रहा, तो बेटर करो अपने कोर्सेज को, अडॉप्ट करो चीज़ों को और इवॉल्व करो अपने आप को। तो यूनिवर्सिटीज़ इवॉल्व होना चाहती हैं, कुछ होना नहीं चाह रही, या कुछ का स्ट्रक्चर इतना रिजिड हो चुका है कि उनको टाइम लगेगा। सो आई गेस ये अभी एक जंग है जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विद स्टूडेंट विद मार्केट, ये गैप जो है पूरी फनल जब तक इफेक्टिव वे में एड्रेस नहीं होगी या इनके चैलेंजेस एड्रेस नहीं होंगे, थिंग्स विल गेट मोर टफर डे बाय डे। स्टूडेंट्स का अपना जो एटीट्यूड है, क्या वो लर्निंग में सीरियस हैं यूनिवर्सिटियों में, या यूनिवर्सिटी लाइफ को बस एंजॉय करते हैं और फिर सोचते हैं चलें जब पास आउट होंगे फील्ड में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, फिर देखी जाएगी? देखिए डिपेंड करता है, जो जितना ईज में होता है ना, ये माइंडसेट की गेम है, ये अपब्रिंगिंग की गेम है, ये स्कूल ऑफ थॉट की गेम है, और ये वेरी करता है। मतलब अगर एक जगह 100 बच्चे बैठे हैं, उनमें से हम ये कह सकते हैं, मुझे लगता है मेजॉरिटी वो होते हैं दे डू नॉट नो व्हाट दे वांट टू डू और व्हाट दे आर गुड एट। मेजॉरिटी ऐसी है, क्योंकि हमारी मुझे लगता है अपब्रिंगिंग में या हम लोग टोटल फोकस करवाते हैं बच्चों को कि A ग्रेड लेना है, 90% लेना है, A ग्रेड लेना है, बट वी डिड नॉट वर्क ऑन दैट पार्ट कि नैरो डाउन करके कि ये किस चीज़ में अच्छा है। सही। अगर वो 10 सब्जेक्ट में 90% ले भी रहा है, लेकिन कल उसको जॉब मिलनी है, वो किसी एक नीश, किसी एक इंडस्ट्री में एक जॉब की एरिया में मिलनी है ना, वो एरिया क्या है उसका। तो 90 से बेशक 70% बच्चा आ जाए, लेकिन एटलीस्ट वो 90 उस 70 के अंदर उसका 90 वाला एरिया उसको पॉलिश होना जरूरी है, यानी वो प्रैक्टिकल हो जाए, एटलीस्ट प्रैक्टिकल हो जाए ना। या देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ये बड़ा जरूरी है। सपोज मैंने मैट्रिक में साइंस पढ़ी, मैंने इंग्लिश भी पढ़ा, मैंने मैथ भी पढ़ा, फिजिक्स भी पढ़ा, पाक स्टडीज भी पढ़ा। अब मैं सारे सब्जेक्ट में 40% लेके फेल हो गया, एग्जाम्पल फेल तो नहीं, 40% लेके मैं मोरलेस पास हो गया, 50% ले लें। लेकिन अगर मैं मैथ्स में 100 ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है, मुझे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, या मुझे अकाउंट्स वाली साइड जाना चाहिए, मुझे ऐसी साइड जाना चाहिए जहाँ कैलकुलेशन ड्रिवन हो, नंबर्स ड्रिवन हो, वो मेरी फील्ड है। तो कल को मैं जब अपना मेजर सेलेक्ट करूंगा, या सपोज मैं BCS में जाता हूँ और उसके बाद या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाता हूँ और मेरा वो एरिया आइडेंटिफाई हो गया था, तो जो बेशक मेरे साथ मेरे बिल्ट इन था व्हाटएवर, या वैसे IQ मेरा अच्छा था उस एरिया में, ओवरऑल बेटर था, टेंडेंसी आपकी थी, वो टेंडेंसी थी। तो आई गेस कि वो एरिया आइडेंटिफाई करना हर बच्चे में होता है, वो हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, ताकि कल को वो जब वो स्ट्रगल करे, या जब कल को वो अपना रोड मैप बनाए, या वो कल को जब उस तरफ जाए मार्केट में, तो वो फिर उस एरिया में जाए, वो 10 चीजों का बोझ अपने साथ लेके ना जाए कि ये भी कर सकता हूँ, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, कोशिश करूंगा। खाली कोशिश विदाउट द असेसमेंट एंड विदाउट नोइंग योरसेल्फ भी इवेंचुअली विल लीड यू नोवेयर। अच्छा, बात फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम पे आ जाएगी। अगर हम IQ लेवल को टेस्ट करें और उसके मुताबिक बच्चों की जो डायरेक्शन है वो सेट करवाएं, गोल सेट करवाएं, तो ये काम तो स्कूल से नहीं स्टार्ट हो जाना चाहिए? हम लोगों को ज़बरदस्ती इंटरमीडिएट तक वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एक ही ब्रैकेट में सारे बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं, और FSC के बाद फिर डिसाइड होता है कि उन्होंने करना क्या है। देखिए आई गेस मेरा एक मानना रहा है ज़िंदगी में कि किसी भी चीज़ का जो रिजल्ट है ना, या जो आउटपुट है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है कि कोर्सेज बिक जाएं, क्लासेस भर जाएं और साइकिल कंप्लीट हो जाए। सही, ठीक है। कोई चीज़ पे फोकस नहीं करता कि हमने इतनी अच्छी आउटपुट देनी है, इतनी अच्छी क्रीम देनी है, या हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस चीज़ पे बोले कि जो लोग कि सक्सेस रेशियो इतना होना चाहिए, सक्सेस रेशियो इतना होना चाहिए, पिछले साल से इतना होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँगी यार, आप 100 बच्चों को कोर्स बेचते हैं, आप 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैंने एक पैरामीटर स्टैंडर्ड सेट कर दिया, और मैं उसको मैं एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देता हूँ, जिसमें यह है कि भाई 100 में से 20 बच्चा आपका चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए तो आप में मसला है, या आपके कोर्स में मसला है, या आपके पढ़ाने के तरीके में मसला है। तो अगर वो 20 भी नहीं आ रहे, जो इंडस्ट्री जो ओवरऑल जो भी एक रीजनेबल नंबर है, ठीक है, उस तरफ जब एक्सीलेंस पे फोकस करवाया जाएगा ना, या जब वो चेक एंड बैलेंस होगा, जब वो कंट्रोल्स होंगे, तब वो चीज़ें सही बेटर होंगी। बेशक स्कूल है,
बेशक आपका यूनिवर्सिटी है, बेशक आपकी कॉलेज है, इन तीनों के लिए पैरामीटर ठीक होने चाहिए, लेकिन एरिया डिफरेंट होना चाहिए। जैसे स्कूल से कॉलेज को देने के लिए एक सर्टेन चेकलिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, कि इस बच्चे को इस एरिया में जाने से पहले उसका इंटरेस्ट, उसका एरिया वो नैरो डाउन होना चाहिए। कॉलेज को फिर उससे रिलेटेड ही उसको कोर्सेज करना चाहिए। अगर वो बच्चा चाहे भी तो दूसरी तरफ ना जाए जब तक वो प्रूफ ना कर दे। फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी तक तो जब वो जाएगा ना, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम की फनल में प्रॉब्लम है, बड़े गैप्स हैं और कोर्सेज बड़े इलॉजिकल से हैं। थ्योरी वो पढ़ा रहे हैं जिसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ताल्लुक ही कोई नहीं है। कोर्सेज इवॉल्व नहीं हो रहे और चीज़ें बहुत सी जो ऑब्सोलीट हो गई वो आज भी उसी में सिलेबस का पार्ट बना दिया जाता है। बुक्स का आज भी वही पार्ट है जो 20-20 साल पढ़ रही थी। तो दुनिया चेंज होगी, दुनिया इवॉल्व होगी, लेकिन वो जब गार्बेज साथ ही रखा रहेगा और उसको इवॉल्व नहीं किया जाएगा तो फिर एसेंशियली जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा या वो जो आपकी प्रोसेसिंग ही इतनी गलत है, तो जो आपका प्रोडक्ट निकलना है तो मुझे बताएं कि उसमें क्या वो रिलायबल तो कभी भी नहीं होगा और रोबस्ट तो कभी भी नहीं होगा। अच्छा, अभी मार्केट में कितना वैक्यूम मौजूद है, कितनी स्पेस और गुंजाइश मौजूद है? क्योंकि आज से 15-20 साल पहले ये ट्रेंड था कि जिस डिग्री की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान ज़्यादा होता था उसमें एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता था। तो आईटी इंडस्ट्री में नियरेस्ट कोई अगले 10-15 साल में सैचुरेशन पॉइंट आने की तवक्को तो नहीं? देखिए, सैचुरेशन पॉइंट अभी नहीं है, अभी बहुत रूम एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक स्टेज ये है कि आईटी खाली पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है ना, वो ग्लोबली भी हम 4th के 5th नंबर के लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में आ रहे हैं। फिर हमारी जो 50-60% यूथ है वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रही है, उस पर वो स्किल सेट अपना बना रही है और वो उस पर काम कर रही है। तो उसमें जो लेयर्स है ना, जो लेवल्स है, वो इंक्रीज होने की जरूरत है कि जो एक इनिशियल बिगनर फ्रीलांसर है उसको थोड़ा सा और ग्रो करना है, अपने काम को और बेटर करना है। तो जो फ्रीलांसिंग 2-3 साल से कर रहा है उसको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पर अच्छी या किसी एक बड़ी जो अच्छी कंपनी में अच्छी सस्टेनेबल पोजीशन पे जॉब करना चाहिए। जब ये मूवमेंट थ्रू आउट चलती चली जाएगी ना और ओवरऑल ये सारे लेवल्स अचीव होते जाएंगे, स्ट्रक्चर ग्रो करते चले जाएंगे, तो वो जो रूम है ना फॉर एवरीवन इट्स स्टिल देयर। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब आप ग्लोबली इतना काम आ सकता है और आ रहा है मिडल ईस्ट से, आपकी एशिया पैसिफिक से, आपकी ये वेस्ट साइड से, कि उसमें बहुत अच्छे लोगों की भी ज़रूरत है, एवरेज लोगों की भी ज़रूरत है और बिगनर लेवल की भी ज़रूरत है। तो वहाँ पे अभी तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, कम से कम 5-6 साल और कम से कम, और उसके बाद देखेंगे क्या क्या स्टैट्स हैं, क्या डेटा है, कोई और इंडस्ट्री डेवलप हो रही है नहीं हो रही है, पॉपुलेशन क्या है और मूवमेंट वगैरह कैसी चल रही है। तो अभी तो नहीं है। अच्छा, हमारी यूथ जो इस फील्ड में आ रही है, बाज़ शॉर्ट कोर्सेज़ के थ्रू आ रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है या 2-2, 3-3 माह के या 6-6 माह के कोर्सेज़ हैं, वो उनके थ्रू भी इस फील्ड में कदम रख रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी जो है, क्या वो कामयाबी की शर्त है या विद द पैसेज ऑफ टाइम आप फर्दर नई चीज़ें सीखते जाएं और एडवांसमेंट करते जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रास्ते खुल सकते हैं? ओके, सो व्हाट आई फील इज कि जो मैंने देखा है ना सराउंडिंग में, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं सक्सेस के, कि आपकी स्किल सेट हो गया, आपके सॉफ्ट स्किल्स हो गए, आपके हार्ड स्किल्स हो गए, आपकी जो एरिया हो गया, या जो आपकी जो आपकी कंसिस्टेंसी होगी, सॉरी। अब ये सारों की कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे एरिया आइडेंटिफाई करना है, सही। उस एरिया में मैं अगर अच्छा हूं तो कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर मैंने एक एरिया आइडेंटिफाई, मुझे किसी ने, सपोज मेरे कजन ने करवा दिया और मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा, अब उसमें मैं कंसिस्टेंट हो भी जाऊंगा, मेरा पैशन नहीं है। जो मेरा पैशन नहीं है तो मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश भी करूंगा, मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूंगा। सो फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर कोर, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। आपको कौन सा एरिया समझ आता है और किस एरिया में यू कैन बिकम दैट पैकेज और मॉडल के जिसमें कोई आपको बीट नहीं कर सकता और यू कैन बी ऑन टॉप ऑफ द गेम। सो उसमें फिर पॉलिश करना, डेली प्रैक्टिस करना, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाना, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना और अपनी आने वाली नई वीकनेस को पहले वक्त से पहले रियलाइज करना, आइडेंटिफाई करना और इसी मॉडल के ऊपर कंसिस्टेंसी रखना। ठीक है, तो ये वो पूरा फनल है, ये वो पूरी प्रोसेस है। मैं सबको यही कहता हूं कि फर्स्ट एवरीवन नीड टू analyze, identify what they are good at
और क्या चीज करने से उनको मजा आ रहा है, क्या उनका पैशन है। मैं हमेशा, मेरा मानना यही है कि काम उस तरह का बना लो या बन जाए कि वो आपको खेल लगने पर लग पड़े। जब आपको खेल लगने लग पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ग्रोथ पे की तरफ जो है वो ऑटोमेटिकली चले जाते हो जाओगे, सक्सेस मिलती चली जाएगी, और फिर वो आप अपनी लर्निंग करते करते ग्रो करते जाओगे। सो इन टुडेज डिस्कशन व्हाट आई फील लाइक इसके यूथ को अपना एरिया आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एक इंडस्ट्री देखिए, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, सारों को इधर आने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सी डोमेन्स हैं जिसमें यहाँ पे एग्रीकल्चर की डोमेन्स है, उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल सकती है। आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्रीज ने कन्वर्ट होना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, टेक्नोलॉजी पे और इस तरह के ऑटोमेशन पे। जिसका जो एरिया अच्छा है वो पहले उस बिजनेस मॉडल को समझे, अपने एरिया को समझे, और उसके बाद वो अपनी पूरी जर्नी को डिसाइड करे और अपने आप को पहचानो। बात यही है सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। नाज़रीन, उबैद अरशद साहब ने आज बहुत ज़बरदस्त बातें की और ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए इसमें सीखने को बहुत कुछ है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।